ओके देखो आज अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया था क्या होता है, कांच हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, है ना, इस टाइप की चीजें क्या कहती है, माइका है, ये सब डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, तो कांच के अंदर से तो लाइट ट्रेवल कर जाती है, तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि प्लास्टिक के अंदर से कैसे करेगी, तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो प्लास्टिक के अंदर से भी जा सकती है। क्या मैं नहीं दिख रहा हूँ, आप दिख रहा हूँ? ठीक है, तो कुछ मतलब वेव्स ऐसी होती है जो प्लास्टिक के अंदर से भी जा सकती हैं, जैसे एक्सरे हड्डियों के अंदर से भी जा सकती है ना, दीवार के भी आर पार जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, गामा रे, ठीक है, ये जा सकती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है डाइलेक्ट्रिक में, जब वो ट्रेवल करती हैं तो उनका वेव इक्वेशन क्या होता है और उनकी स्पीड कितनी होती है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली में इंसुलेटर है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है ना, बट ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखता हूं तो उसके अंदर क्या होते हैं, चार्जेस क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, है ना, तो पोलराइज हो जाता है। तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, बट हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। अगर हम इनको अभी सटा देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना, ऐसा नहीं करंट फ्लो करने लगेगा क्योंकि बीच में गैप है, वो इंसुलेटर है। बट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को शो करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम कुछ और भी चीजें जानेंगे आगे बढ़ने के पहले। डाइलेक्ट्रिक में कोई भी फंडामेंटल चार्ज कैरियर नहीं होता है, मतलब ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जिनके कारण करंट बहेगा। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक आइसोट्रॉपिक हो, आइसोट्रॉपिक मतलब मैंने बताया था कि ऐसी चीज, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक आइसोट्रॉपिक है तो किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ उसकी प्रॉपर्टीज एक समान रहेगी, सेम रहती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक आइसोट्रॉपिक है तो रो की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल है समझना। देखो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में कोई भी चार्ज कैरियर तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी जो होगी वो भी जीरो होगी। ठीक है, अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक आइसोट्रॉपिक है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होता है, मतलब आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक में ये फॉर्मूला होल्ड करता है। फिर आते हैं हम लोग, आइसोट्रॉपिक अगर है हमारा डाइलेक्ट्रिक तो B = μH होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होल्ड करता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक अगर हमारा आइसोट्रॉपिक है तो ये दो आइडेंटिटी रहेंगी जो हम यूज करेंगे आगे चलकर फॉर्मूलेस। ठीक है, यहाँ पर जो B है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसकी यूनिट टेस्ला होती है, और H जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि H और B में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो जैसे कि हम किसी कॉइल से करंट पास करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण आया है, यहाँ पर I के कारण आया है, फ्री करंट के कारण आया है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के कारण जनरेट होता है, फ्री करंट के कारण जनरेट होता है, उसे हम H कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि हम इसी मैग्नेटिक फील्ड से दूसरी चीज को क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमने यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था उसके सामने हम अगर एक आयरन रख देते हैं, तो यहाँ पर एक आयरन रख दिया है, तो जो लाइंस है ये वाली ये तो पहले से निकल ही रही है, बट ये खुद भी मैग्नेटाइज हो रहा है ना, तो ये खुद ही मैग्नेटाइज हो रहा है, तो ब्लू लाइंस इसके अंदर डेवलप हो जाएंगी क्योंकि ये खुद एक मैग्नेट बन गया है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ पोल डेवलप हो जाने के कारण ये खुद एक मैग्नेट है जिसकी खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जिसके कारण। ठीक है, तो अंदर अगर तुम देखोगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। पहले तो बाहर तो 3 थी, बट अंदर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा लाइंस है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसको क्या कहते हैं, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसलिए इसे फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं क्योंकि ये इस बात को मेजर करता है कि अंदर कितनी ज़्यादा लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो B और H में डिफरेंस यही है, दोनों की यूनिट्स अलग अलग है।
कई बार क्या होता है बी को ही मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, कई बार एच को ही मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, बट कि जबकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो अभी हमें क्या करना है कि डाइलेक्ट्रिक से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होगी तो उसका वेव इक्वेशन निकालना है और हमें उसकी स्पीड निकालनी है, ये दो काम करने हैं। अब देखो मैक्सवेल इक्वेशंस की मदद से हम ये करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन 4 इक्वेशन होते हैं मैक्सवेल के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पहले भी पढ़ चुके हो। डाइलेक्ट्रिक में जे की वैल्यू 0 होती है और रो भी 0 होता है, तो ये वाला इक्वेशन में यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। इस वाले में अगर तुम देखोगे तो ये भी एज इट इज रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, इसमें यहाँ पर जे आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। क्या करेंगे, दो तरफ कर्ल करेंगे। दोनों तरफ कर्ल करेंगे तो इतना तो हो ही जाएगा, बहुत सीधा सीधा है। अब यहां पर एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती है डेल क्रॉस ए की, तो इस आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हमें इतना मिलेगा। ये समझ में आ रहा है, ये तो बहुत सीधा सीधा है, सिर्फ डायरेक्टली हमने क्या कर दिया है, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब मैक्सवेल का जो पहला वाला इक्वेशन है, मैक्सवेल का जो पहला इक्वेशन है वो क्या कहता है, डेल डॉट ई 0 होगा। देखो ये है 0, तो वहां पर हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर रंजीत कुछ कर रहे हो, अभी सुनो तो, रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ी देर से आना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां देखो मैं डेल डॉट डेल टी को बाहर निकाल दूंगा और इसको अंदर कर दूंगा, ये क्लियर है, हम कर सकते हैं ऐसा, हम पहले भी आपको ये बात बता चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि डेल क्रॉस बी जो है उसकी वैल्यू देखो कितनी होती है, डेल क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो इतनी होती है, तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, वहां पर रख देंगे। हमने रख दी वैल्यू, बहुत सीधा। ये जो 2 माइनस साइन आए थे वो कट जाएंगे, काट दिए, कितना बचा, इतना बचा। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है, ओके। अब यहां देखो मैंने उसी को वापस रख दिया और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया। तो ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, डाइलेक्ट्रिक में है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, और जहां पर ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। दो वेक्टर्स होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। अगर सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए करेंगे, बी के लिए करेंगे, तो हमें सेम इक्वेशन मिलता है ना, जो आप लोग कर सकते हो ट्राई। अब यहां देखो किसी भी वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है जहां पर v जो है वो वेव की वेलोसिटी है। अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें या हम इसको और इसको कंपेयर करें तो बहुत ही आसानी से हम पता लगा लेंगे कि 1/v² किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन ई के बराबर होगा। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इक्वेट कर दिया है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो v ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब जो म्यू होता है वो होता है म्यू नॉट म्यू आर, और ये होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये है फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, ठीक है, और ये है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ठीक है। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। इसमें से आप पहला वाला जो पार्ट है, मतलब इन दोनों को अलग कर दो तो इतना आ जाएगा। और ये जो चीज आप देख रहे हो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, सी रख देंगे, तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो ये हमारी वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक। अब देखो ये जो क्वांटिटी होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो पक्का होगी, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होगी। तो इसकी अगर वैल्यू हम यहाँ से निकालोगे तो c/v आएगा, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया है ना। और इसी तरह से हम देखेंगे v को अगर हमारे पास इतना आ गया है, c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा वो हो गया है, क्या कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर सकते, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन
1, ठीक है, तो C विल बी ग्रेटर देन, है ना, V, तो V इज लेस देन C। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से कम होगी, जो लाइट की वेलोसिटी स्पेस में होती है उससे हमेशा कम होगी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एरर है तो ये सुधार लेना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये जो फैक्टर होता है ना, ये वाला फैक्टर, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और उसी का यूज करके हमें ये पता चलता है कि वैक्यूम में, मतलब सॉरी मीडियम में या डाइलेक्ट्रिक में लाइट की स्पीड वैक्यूम से हमेशा कम होगी, मतलब वैक्यूम में ज़्यादा होती है और डाइलेक्ट्रिक में कम होती है। किसी कुछ पूछना है यहाँ पर? क्लियर सबको? ठीक है।